ओके। हर हर महादेव, जय महाकाल। वेलकम बैक टू महाकाल आनंद। आज के महाकाल विजडम में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमारी फैमिली, हमारी आइडेंटिटी और कभी कभी हमारे रिपीटेड लाइफ पैटर्न से डीपली कनेक्टेड हो सकता है। एंड इसका नाम है एंसेस्ट्रल हीलिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपने एंसेस्टर्स से सिर्फ अपना सरनेम, जीन्स, ट्रेडिशंस और फैमिली हिस्ट्री को इनहेरिट करते हैं, लेकिन क्या कुछ बिलीव्स, इमोशनल पैटर्न्स, फियर्स और वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ भी जनरेशन के थ्रू कंटिन्यू हो सकते हैं? और हिंदू स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में जो पितृ, एंसेस्ट्रल कर्मा और पितृदोष की बात होती है, उसको एक्चुअली कैसे समझा जाना चाहिए? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ कभी कभी नोटिस होती है, आपकी लाइफ में कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, और जब आप अपनी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं तो पता चलता है कि कहानी आपसे शुरू ही नहीं हुई थी। तो क्या हम अपनी लीनिएज से कुछ पैटर्न्स कैरी करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या हम उन्हें अपने थ्रू एंड भी कर सकते हैं? आज इसी को डीपली समझते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, एंसेस्ट्रल हीलिंग एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज़ एंसेस्ट्रल हीलिंग? इसका मतलब सिर्फ एंसेस्टर्स को हील करना नहीं है। एक प्रैक्टिकल लेवल पर एंसेस्ट्रल हीलिंग का मतलब है अपनी लीनिएज से आए पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें समझना, और जो अनहेल्दी है उनको कॉन्शियसली आगे कैरी ना करना। सो इट इज़ a process of identifying the patterns inherited from our ancestors, understanding their source, and consciously choosing not to repeat what no longer serves us. हर फैमिली एक इनविजिबल इनहेरिटेंस देती है, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, सिर्फ सरनेम नहीं। फैमिली बिलीव्स, फैमिली वैल्यूज, कम्युनिकेशन स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल, फियर, कोपिंग मैकेनिज्म्स, रिलेशनशिप पैटर्न्स और साथ ही स्ट्रेंथ्स भी। किसी फैमिली में जनरेशन से डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है, किसी में एजुकेशन, किसी में सेवा, किसी में बिजनेस इंटेलिजेंस, किसी में स्पिरिचुअलिटी। इसलिए एंसेस्ट्रल हीलिंग का मतलब सिर्फ ये पूछना नहीं है मेरे एंसेस्टर्स ने क्या गलत किया। एक और इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे एंसेस्टर ने मुझे क्या अच्छा दिया? बिकॉज लीनिएज में वॉन्ट्स भी होते हैं और विजडम भी। सो वी आर द ब्रांचेस, दे आर द रूट्स। सो वी आर कैरिंग good and the bad things from our lineage, from our ancestors, right, which get passed down in the lineage. So what are the wounds and the wisdom that we receive from a lineage? So wounds can be fear and anxiety, anger and conflict, emotional suppression, scarcity beliefs, relationship patterns, addiction tendencies, guilt and shame. And what are the wisdom that we may inherit? So we can inherit resilience, discipline, devotion and faith, intelligence, seva and compassion, creativity, traditions and values. Our goal is not to reject our lineage, not only focus on what bad things we have inherited from them. We also have inherited good things, so we have to heal those wounds and preserve the wisdom that we have inherited. Now the next is, क्या हम एंसेस्ट्रल पैटर्न्स कैरी कर सकते हैं? अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। आपने शायद सुना होगा ट्रॉमा डीएनए में स्टोर हो जाता है, लेकिन इस स्टेटमेंट को लिटरली नहीं समझना चाहिए। रिसर्च इंटरजनरेशनल इफ़ेक्ट्स को स्टडी करती है बायोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल पाथवेज के थ्रू। लेकिन ये कहना कि आपके ग्रैंडफादर का ट्रॉमा एग्जैक्टली एक मेमोरी की तरह आपके डीएनए में सेव है, ये साइंटिफिकली इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है। बहुत बार ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म मच सिंपलर हो सकता है। इमेजिन कीजिए एक पेरेंट जो कॉन्स्टेंटली एंग्शियस है, वो अपने चाइल्ड से बार बार कहता है दुनिया सेफ नहीं है, किसी पर ट्रस्ट मत करो, रिस्क मत लेना, पैसा भी इनफ नहीं होता। चाइल्ड ये मैसेजेस रिपीटेडली एब्जॉर्ब करता है,
फिर वो बिलीव्स उसके बिहेवियर का पार्ट बन सकते हैं, और जब वो खुद पेरेंट बनता है वो अननोइंगली सिमिलर इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। अब देखिए पैटर्न एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच गया, इसलिए ये मान लेना ज़रूरी नहीं कि ट्रॉमा लिटरली डीएनए में स्टोर्ड होता है। सो बेसिकली वी आर unconsciously following the patterns that we have seen in our parents. So how family patterns travel across generations? So ancestor experienced something that that became the family beliefs that affected the parenting behavior. Childhood adapted to that behavior, and that became an adult pattern. So what was the ancestor experience? So it can be life events, trauma, or beliefs, family beliefs in the form of stories and beliefs which become normal. Child learn them unconsciously, adapts to survive and belong, and then repeats in his or her relationships, career, and life. So the cycle continues until someone becomes aware and chooses to break it. नाउ एक फैमिली पैटर्न रिपीट कैसे होता है? मान लीजिए एक फैमिली में इमोशनल एक्सप्रेशन जनरेशन से वीक है। ग्रैंडफादर अपने इमोशंस डिस्कस नहीं करते, फादर भी नहीं करते। सन नेचुरली सीख लेता है स्ट्रॉन्ग बनना है तो इमोशंस नहीं दिखाने। अब वो एडल्ट होता है, रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट होता है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग वो विड्रॉ करता है। पैटर्न पूछता है तुम बात क्यों नहीं करते, और वो और ज़्यादा साइलेंट होता है। सॉरी, नॉट पैटर्न, पार्टनर पूछता है तुम बात क्यों नहीं करते, और वो और ज़्यादा साइलेंट हो जाता है। अब अगर हम सिर्फ उस एडल्ट को देखेंगे तो कहेंगे इमोशनली अनअवेलेबल है, लेकिन अगर हम फैमिली पैटर्न देखेंगे तो हो सकता है ये बिहेवियर उस पर्सन से स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसने एक पुराना सर्वाइवल स्ट्रैटेजी लर्न किया है, और एंसेस्ट्रल हीलिंग यहीं से स्टार्ट होती है। पैटर्न को ब्लेम करने से नहीं, पैटर्न को देखने से। Now next is Vansh Vriksh, the family tree. Now here the roots are ancestors, then we are present here in the middle, and the future generations are going to be our children, right? Indian spiritual thinking में lineage को समझने के लिए एक beautiful metaphor है Vansh Vriksh. So this is what the Vansh Vriksh is. Branches grow because roots nourish, but a branch is not bound to repeat the root. So family tree से, जिसे हम वंश वृक्ष बोल रहे हैं, हम उसकी ब्रांचेज हैं। हमसे पहले जो लोग आए वो रूट्स हैं। अब ट्री को देखिए, ब्रांचेज रूट्स से कनेक्टेड हैं, राइट? सो दिस इज कनेक्टेड टू रूट्स। लेकिन ब्रांच का पर्पस सिर्फ रूट को रिपीट करना नहीं होता, उसका पर्पस ग्रो करना होता है। इसी तरह आप अपने लीनिएज का कंटिन्यूशन हैं, लेकिन आप उसकी एग्जैक्ट रिपीटेशन बनने के लिए मजबूर नहीं हैं। सो यू कैन ब्रेक द पैटर्न, यू कैन ब्रेक व्हाट रूट नोस और व्हाट रूट हैज़ पास्ड ऑन टू यू। आप कह सकते हैं मेरे फैमिली में ये पैटर्न रहा है और साथ ही मेरे थ्रू ये पैटर्न चेंज हो सकता है। यही एंसेस्ट्रल हीलिंग का पावरफुल आइडिया है। नाउ पितृ और एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसका स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है, लेट्स सी। हिंदू ट्रेडिशंस में पितृ का कॉन्सेप्ट एंसेस्टर्स के साथ संबंध को रिप्रेजेंट करता है। एंसेस्ट्रल रिमेम्बरेंस, ग्रेटिट्यूड, ऑफरिंग्स, श्राद्ध, तर्पण और पितृपक्ष जैसे प्रैक्टिसेस के ट्रेडिशनल प्लेस रहा है। डिफरेंट हिंदू ट्रेडिशंस और संप्रदाय इन कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिसेस को थोड़ा डिफरेंटली अंडरस्टैंड करता है। इसी ब्रॉडर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में पितृदोष का कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन यहाँ एक डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृदोष एक स्पिरिचुअल ज्योतिष फ्रेमवर्क है, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं। अगर किसी पर्सन को इलनेस है, सिर्फ उस बेसिस पर यह कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि एंसेस्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर किसी का करियर रिपीटेडली फेल हो रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पितृदोष नहीं। अगर किसी को रिलेशनशिप या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं
उन्हें ऑटोमेटिकली एंसेस्ट्रल कर्स नहीं कहना चाहिए। स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन को स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन की तरह ही समझना चाहिए, और मेडिकल या साइकोलॉजिकल कंसर्न्स के लिए अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल गाइडेंस अपनी जगह ज़रूरी है। नाउ पितृदोष को कैसे समझें? सो देयर आर 3 lenses टू अंडरस्टैंड द एंसेस्ट्रल इन्फ्लुएंस। तो फिर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में पितृदोष का आइडिया क्या है? ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस में इस कॉन्सेप्ट को एंसेस्ट्रल ऑब्लिगेशंस, अनरिजॉल्व लीनिएज इश्यूज, कार्मिक इम्बैलेंस और एंसेस्ट्रल राइट्स से जुड़ी आइडियाज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है, लेकिन डिफरेंट ट्रेडिशंस में एक्सप्लेनेशंस डिफरेंट हैं, इसलिए हम इसको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। इंस्टेड एक इफेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, मेरी लीनिएज के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है? क्या मैं अपनी फैमिली हिस्ट्री को कम्प्लीटली रिजेक्ट करता हूँ? क्या मैं उनके पेन को कैरी करता हूँ? क्या मैं उनकी मिस्टेक्स को रिपीट करता हूँ? क्या मैं उनकी स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करता हूँ? क्या मैं ग्रैटिट्यूड रखता हूँ? एंसेस्ट्रल हीलिंग को प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी पावरफुल हैं। So what is a biological intergenerational lens? So research shows that the parental experiences can influence the next generation through the complex biological and development pathways, not simply the trauma stored in DNA. Psychological and environmental lens ये समझता है कि beliefs और parenting styles, emotional climate, communication patterns and family dynamics shape how we think, feel and act. And spiritual lens, जिसको हम पितृ और कर्म बोलते हैं, Hindu traditions speak of pitrs, ancestral karma, pitradosh, rituals and energies connected to our lineage, spiritual framework, but not the medical diagnosis. All the 3 lenses together gives a balanced understanding of what ancestral framework is, what ancestral influences. नाउ पितृ एंड पितृदोष का जो स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है, तो हिंदू ट्रेडिशन में पितृ को हम एंसेस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रिमेंबरिंग, ऑनरिंग एंड सर्विंग देम इज कंसिडर्ड सैक्रेड ड्यूरिंग द पितृपक्ष। पितृदोष का जो ट्रेडिशनल व्यू है, अ स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेमवर्क दैट डिफरेंट ट्रेडिशंस इंटरप्रेट इन डिफरेंट वेज may be seen as a sign of ancestral obligations, ritual deficiencies, unresolved lineage issues or karmic imbalance. So it is a spiritual interpretation. Don't take it as a medical or scientific diagnosis. Now, क्या आपके लाइफ में कोई जनरेशनल पैटर्न है? Before that, let me show this one also. What Pitradosh doesn't prove. So it doesn't prove that disease is because of the ancestors, or the career failure, infertility or the miscarriage, relationship problems or every difficult in life. So everything is not related to Pitradosh. Okay, there can be general medical reasons behind that. So we need to get the medical advice professionally. So spiritual concepts should not replace the medical, psychological or professional help. So use both wisdom and intelligence. नाउ नेक्स्ट इज, क्या आपकी लाइफ में कोई जनरेशनल पैटर्न है? हाउ टू आइडेंटिफाई जनरेशनल पैटर्न? डज दिस पैटर्न एग्जिस्ट इन माई फैमिली हिस्ट्री? डिड माई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस? वट बिलीव्स डिड आई लर्न ग्रोइंग अप? हाउ डिड माई फैमिली हैंडल इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड मनी? डू आई स्टिल फॉलो द सेम रूल्स टुडे? डू आई वॉन्ट टू पास दिस पैटर्न टू द नेक्स्ट जनरेशन? सो अवेयरनेस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। अब इसको समझते हैं हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से। अपनी फैमिली को ऑब्जर्व कीजिए। पहला क्वेश्चन, क्या ये पैटर्न मुझसे पहले भी था? सो डज दिस पैटर्न एग्जिस्ट इन माई फैमिली हिस्ट्री? सो व्हाट इज अ पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट? इट कैन बी रिपीटेड एंगर, इमोशनल डिस्टेंस, फाइनेंशियल फियर, रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी, पीपल प्लीजिंग एंड साइलेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरे पेरेंट्स ने क्या एक्सपीरियंस किया? डिड माई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस? Then we have, what beliefs did I learn growing up? तो उन experiences ने उनकी parenting को कैसे influence किया? Then मैंने childhood में क्या belief learn किया? So what beliefs did I learn growing up? जैसे don't trust people, money is never enough, सबको खुश रखना है, family problems के बारे में बात नहीं करनी, weakness मत दिखाना।
Now next is, do I still follow the same rules today? क्या मैं आज भी वही रूल फॉलो कर रहा हूँ? और फाइनली, डू आई वॉन्ट टू पास दिस पैटर्न टू द नेक्स्ट जनरेशन? क्या मैं ये रूल अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहता हूँ? अगर आंसर है नो, तो अवेयरनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. सो बेसिकली यू हैव द राइट इंटेंट ऑफ ब्रेकिंग द पैटर्न इफ यू ऑलरेडी know that. So that awareness is the first step to ancestral healing. Now when it comes to generational cycle, इस entire process को एक simple cycle में देखिए. सबसे पहले experience, then it comes to it becomes family belief, then it becomes a parenting behavior, then it becomes a childhood adaptation, then adult pattern, and then it pass on to next generation. और साइकिल तब ब्रेक होता है जब कोई पर्सन बीच में रुक कर पूछता है, वेट, क्या ये एक्चुअली मेरी चॉइस है या मैं अनकॉन्शियसली इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ? यही अवेयरनेस एंटर होती है. अवेयरनेस क्रिएट्स चॉइस, चॉइस क्रिएट्स न्यू बिहेवियर क्रिएट्स अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, और ग्रेजुअली फैमिली पैटर्न चेंज हो सकता है. So this cycle continues until someone becomes aware and chooses to break it. So what is a cycle breaking process? You need to have awareness, understanding, and then make a new choice. This new choice is going to create a new behavior, and that will lead to a new environment, and that means a different pattern. So you are the turning point of your lineage if you are aware and wants to break it. Now let's see what are traditional ancestral practices. Ancestral healing की practices क्या हैं? मैं practically क्या कर सकता हूँ in order to break this? So traditional Hindu practices में ancestors को honor करने के multiple methods मिलते हैं. Depending on your family tradition, these can include श्राद्ध and तर्पण, अन्नदान, feeding and charity, mantra jap, dedication. So we can do charity, we can do mantra jap, prayer, and then Pitru-Paksh observance. That means remembering our Pitrus, ancestors, and then also visiting holy places and performing the rituals. लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, रैंडम इंटरनेट रेमेडी को ब्लाइंडली फॉलो करना ज़रूरी नहीं है. अगर आप ट्रेडिशनल रिचुअल करना चाहते हैं तो अपनी फैमिली ट्रेडिशन या नॉलेजेबल प्रैक्टिशनर से प्रॉपरली समझना बेटर है. और अगर आप कुछ एक्सट्रीमली सिंपल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट कीजिए. सो प्रैक्टिस एज पर योर फैमिली ट्रेडिशन, बिलीफ एंड गाइडेंस ऑफ अ नॉलेजेबल practitioner. Gratitude, sincerity, and purity of intention is what matters most, not the process. Now, what is a simple gratitude practice? एक ancestral gratitude practice क्या है? एक शांत जगह पर बैठिए, अपनी लीनिएज को मेंटली रिमेंबर कीजिए. जिन एंसेस्टर्स के नाम आप जानते हैं उनको, और जिन्हें नहीं जानते उन्हें भी याद कीजिए और सिंपली कहिए, जो अच्छा मुझे आपकी लीनिएज से मिला उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. जो पेन और अनहेल्दी पैटर्न्स रहे उन्हें मैं अवेयरनेस के साथ समझना चाहता हूँ. जो डिस्ट्रक्टिव है मैं उसे आगे रिपीट नहीं करना चाहता. जो विजडम है मैं उसे प्रिजर्व करना चाहता हूँ. सो लाइट अ लैम्प, सिट क्वाइटली, रिमेंबर योर एंसेस्टर्स, ऑफर द ग्रेटिट्यूड एंड प्रे फॉर द पीस एंड लिबरेशन. जो अच्छा मिला उसके लिए धन्यवाद. जो दर्द था उसे समझता हूँ. जो अनहेल्दी था उसे आगे नहीं ले जाऊँगा. सो दिस इज़ व्हाट द इंटेंट इज़. और अगर आपकी स्पिरिचुअल बिलीफ अलाउ करती है तो एंसेस्टर्स की पीस और लिबरेशन के लिए प्रेयर ज़रूरी है. इसी प्रैक्टिस को किसी गारंटेड सुपरनैचुरल आउटकम के प्रॉमिस की तरह नहीं देखना है. ये रिमेम्बरेंस, इंटेंशन और कॉन्शियस लिविंग की प्रैक्टिस है. सो इंटेंशन इज मस्ट, along with that remembrance, and then prayer that leads to healing. Now forgiveness doesn't mean approval.
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंसेस्ट्रल हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरे एंसेस्टर्स ने जो किया वो सब सही था, बिल्कुल नहीं। और आप किसी हार्मफुल एक्शन को गलत कह सकते हैं और फिर भी उस रिजेंटमेंट को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। आप कह सकते हैं जो हुआ वो गलत था, लेकिन मैं उस गलती को अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं ले जाऊंगा। फॉरगिवनेस डजंट मीन अप्रूवल, अंडरस्टैंडिंग डजंट मीन रिपीटिंग, रिस्पेक्ट डजंट मीन ओबीडियंस टू एन अनहेल्दी पैटर्न। So you're respecting your ancestors, but you don't want to repeat their unhealthy patterns. So that is what the right approach is. So what you are going to choose. So what I received: good things, strengths, values, traditions, potential, and wisdom. So this is what I'm going to preserve. What I release is the negative things, which are fear, anger, scarcity mindset, silence, shame, and unhealthy patterns. And what I'm going to pass forward is love, awareness, healthy boundaries, communication, abundance, compassion, and growth. So this is conscious lineage transformation. So you are consciously preserving what is good, you are consciously letting go of what is not good, and then you are consciously deciding what you are going to pass forward to your future generations. Now you are not your lineage. और अब शायद सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपके फैमिली में फियर रहा है, आपको फियरफुल रहना कंपलसरी नहीं है। अगर साइलेंस रहा है तो आपको साइलेंट रहना कंपलसरी नहीं है। अगर रिलेशनशिप्स में इनस्टेबिलिटी रही है तो आपको वही पैटर्न रिपीट करना कंपलसरी नहीं है। अगर स्कारसिटी माइंडसेट रहा है तो आपको स्कारसिटी में जीना कंपलसरी नहीं है। आप अपने एंसेस्टर्स को ऑनर कर सकते हैं विदाउट बिकमिंग अ रिपीटेशन ऑफ देम। आप उनकी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर हैं, सेम लीनिएज बट विद अ डिफरेंट चॉइस। So final Mahakal wisdom message for today is: past cannot be changed, but what the past gives through you to the future is your choice. So honor your ancestors, heal your patterns, live consciously, and create a better future for your next generations. और शायद एंसेस्ट्रल हीलिंग का डीपेस्ट स्पिरिचुअल मीनिंग भी यही है। पास्ट को चेंज करना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन पास्ट आपके थ्रू फ्यूचर को क्या देगा उसमें आपकी चॉइस है। आप अपने एंसेस्टर्स की सफरिंग इरेज नहीं कर सकते, लेकिन आप उस सफरिंग को समझकर एक हेल्थियर पैटर्न क्रिएट डेफिनेटली कर सकते हैं। आप उनकी स्ट्रेंथ्स को कैरी कर सकते हैं, उनकी मिस्टेक से सीख सकते हैं और कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि ये पैटर्न मेरे थ्रू आगे नहीं जाना चाहिए। दैट्स नॉट रिजेक्शन ऑफ योर लीनिएज, दैट्स कॉन्शियस इवोल्यूशन ऑफ योर लीनिएज। सो बिफोर आई क्लोज, आई वुड लाइक टू डिस्कस what did I receive? What do I need to release? What will I pass forward? Because ancestral healing isn't about blaming the past. It is about becoming conscious of it. आपके ancestors की जर्नी उनकी थी, आपकी जर्नी आपकी है। उनकी स्ट्रेंथ्स को रिस्पेक्ट कीजिए, उनके पेन को समझिए, अनहेल्दी पैटर्न्स को रिपीट मत कीजिए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो इमोशनल, स्पिरिचुअल और ह्यूमन फाउंडेशन दीजिए जो शायद आपके एंसेस्टर्स के पास खुद नहीं थी। पास्ट को ऑनर करो, प्रेजेंट को कॉन्शियसली हील करो, फ्यूचर को बेटर बनाओ, एंड दैट्स व्हाट द मैसेज फॉर टुडे इज। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। जय महाकाल, हर हर महादेव।